लड़की कत्ल हुई 30 साल पहले 1995 में इस लड़की को कत्ल किया गया। घर की रेनोवेशन करवाने के बारे में यूसुफ साहब सोचते हैं, अपनी फैमिली को शिफ्ट करते हैं किसी और घर में और इस घर की रेनोवेशन का आगाज करते हैं। खुदाई करते करते जमीन के अंदर से अनोखी चीजें मिली। नीचे से निकलती हैं इंसानी हड्डियां, नीचे से निकलता है एक लिबास जो कि पिंक कलर का है। 2022 में फरीद आलम से ये घर खरीदा गया था। पुलिस ने फरीद आलम के CNIC से फैमिली ट्री निकाली और इसके बेटे को ट्रेस किया। जैसे ही इन्होंने जूते और कपड़े देखे, बिलक बिलक के बहन भाई रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे और उस जूते को अपने सीने से लगाने लगे। ये कपड़े, ये जूते, ये मेरी माँ के हैं। पापा, मामा कहाँ पर है? मामा कहाँ पर है? पापा ने कहा तुम्हारी मामा अपने आशिक के साथ भाग गई है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना आशिक। मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ, जुर्म की दुनिया में कहा जाता है कि कत्ल कभी छुपता नहीं। कत्ल जितना भी पुराना हो, कातिल जितना भी होशियार और चालाक हो, वो अपना निशान छोड़ जाता है। ये कत्ल एक दिन पुराना हो या 100 दिन पुराना, सामने आकर रहता है। ट्रेस करने वाला कोई हो तो ट्रेस होकर रहता है। ऐसा ही एक वाकया कराची में कुछ दिन पहले पेश आया है, सामने आया है। लड़की कत्ल हुई 30 साल पहले और ये कत्ल और ये कहानी और ये मुअम्मा 30 साल के बाद रीओपन हुआ, केस खुल गया। 1995 में इस लड़की को कत्ल किया गया था और 2025 नाउ अब ओपन हुआ है। डिटेल्स की तरफ आते हैं। कराची में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया औरंगी टाउन में। गुलशन बहार एक कॉलोनी है, बड़ी मशहूर कॉलोनी है, वहां का ये वकुआ है। घर के सरबराह हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। मोहम्मद यूसुफ साहब अपनी फैमिली में अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपने भाइयों के साथ रहते हैं, यानी इनके घर का जॉइंट फैमिली सिस्टम है, मिलकर रहते हैं। जिस घर में ये रहते हैं उस घर की हालत बहुत खस्ता है। दीवारों में दरारें आई हैं, छतों में छोटे छोटे सुराख हैं, सीमेंट कहीं से गिरा हुआ है, भुरा हुआ है। तो घर जो है वो रेनोवेशन मांगता है। घर की रेनोवेशन करवाने के बारे में यूसुफ साहब सोचते हैं और ये कहते हैं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, मेरे बच्चे रहते हैं, कहीं कोई हादसा ना पेश आ जाए, तो इसकी रेनोवेशन कराता हूँ। अपनी फैमिली को शिफ्ट करते हैं किसी और घर में और इस घर की रेनोवेशन का आगाज करते हैं। 6 अप्रैल को यूसुफ साहब मजदूरों को बुलाते हैं और रेनोवेशन का आगाज करते हैं। मजदूर जो जगह ज्यादा खराब है उसकी खुदाई कर रहे हैं, कहीं पुटीन भर रहे हैं, कहीं ठीक कर रहे हैं, जितनी जिसकी जिस जगह की जो जरूरत है। तो जनाब खुदाई हो रही है। खुदाई करते करते जमीन के अंदर से अनोखी चीजें मिली। वो अनोखी चीजें थी हड्डियां। डर गया मजदूर, फौरन छोड़ा, कई फेंकी, बेलचा फेंका, फौरन साइड पे होके यूसुफ साहब को, मालिक को कॉल की। कॉल करके कहा यूसुफ साहब जल्दी से आ जाए, इंसानी हड्डियां मिल गई। यूसुफ कहता है अच्छा। भागा भागा यूसुफ आया। साथ ही एक कॉल 15 पर भी कर दी जाती है और इनको मुतल्लिका पुलिस स्टेशन लगता है पाकिस्तान बाजार। पाकिस्तान बाजार की नफरी भी आ जाती है, यूसुफ साहब भी आ जाते हैं। मजीद खुदाई मजदूरों से पुलिस करवाती है। कहते जी खोलो, सारी चीजें निकलनी चाहिए, क्या क्या कुछ है अंदर। नीचे से निकलती हैं इंसानी हड्डियां, नीचे से निकलता है एक लिबास जो कि पिंक कलर का है, कपड़े, और एक जूते, वो भी नीचे से निकलते हैं। ये 3 चीजें निकलती हैं। तो इन तीनों चीजों को देखते हुए, हड्डियों से तो नहीं, पिंक कपड़ों से और जूतों की शेप से पता लगता है कि ये किसी फीमेल का मामला है और ये हड्डियां भी यकीनन फीमेल की हैं, जब बाकी 2 चीजें फीमेल की हैं। पुलिस को ये चीज तो क्लियर हो जाती है। अब पुलिस के लिए ये एक चैलेंज वाला केस है। पुलिस कहती है कौन हो सकती है ये लड़की, क्या चक्कर है, कितने साल पहले कत्ल हुई, कितने साल बाद केस सामने आया है, और कौन हो सकता है जिसने इस लड़की को कत्ल करने के बाद घर के अंदर गाड़ दिया। कातिल कौन हो सकता है, ये सब पुलिस को जानना है। इन सवालात के जवाबात आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ। तो तफ्तीश हुई जनाब, और तफ्तीश का आगाज पुलिस ने बाकायदा प्रॉपर तरीके से किया। अब सुनिए, 2022 में फरीद आलम से ये घर खरीदा गया था। उस टाइम इस घर की हालत बहुत खस्ता थी। मैं नहीं जानता
ये वाकया क्या है, कौन है, किस लड़की की हड्डियां हैं, किस लड़की के कपड़े हैं, ये सब कौन बता रहा है? यूसुफ बता रहा है कि इस घर को मैंने 2022 में एक फरीद आलम नाम के आदमी के साथ डील करके खरीद लिया था। अब ये क्या है ये मुझे नहीं पता, फरीद का नंबर दे दें। फरीद का नंबर दिया गया, पुलिस ने फरीद को कॉल की, जनाब नंबर बंद। फिर कॉल की, नंबर बंद। फिर पुलिस ने फरीद आलम के CNIC से फैमिली ट्री निकाली और इसके बेटे को ट्रेस किया जिसका नाम है शाहजहान। शाहजहान को जब ट्रेस किया और उसको कॉल की तो कहा कि शाहजहान यहाँ थाने में पेश हो जाओ, कुछ सवालात करने हैं, ये घर जो तुम्हारा पुराना है क्या मामला है इसका, या यहीं पर पहुंचो। शाहजहान कहता है जी सर, और फौरन अपनी सगी बहन आसमा को कॉल करता है जो कि मैरिड है और औरंगी टाउन की ही रिहायशी है। कहता है आपको याद है वो हमारा पुराना घर था, उसके मुतालिक पुलिस ने बुलाया है हमें थाने में, तो मेरे साथ तुम भी चलो, मैं अकेला कैसे जाऊं। कहती है ठीक है। ये दोनों बहन भाई पहुंच जाते हैं जनाब पुलिस के पास। पुलिस कहती है आओ जरा दिखाएं तुम्हें। अब जो जूते निकले वो दिखाए, जो कपड़े पिंक कलर के निकले वो दिखाए और हड्डियां दिखाई। जैसे ही इन्होंने जूते और कपड़े देखे, बिलक बिलक के बहन भाई रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे और उस जूते को अपने सीने से लगाने लगे, कपड़ों को अपने सीने से, गदले मट्टी से भरे। लेकिन आइडिया हो रहा था कि ये किसी बहुत प्यारे के हैं जो ये गले से लगा रहे हैं। पुलिस ने पूछा भाई क्या मामला है, क्या कुछ है? शाहजहान और आसमा कहते हैं कि ये कपड़े, ये जूते, ये मेरी माँ के हैं, और साथ जोर जोर से रो रहे हैं। पुलिस कहती है अच्छा तुम्हारी माँ के डिटेल से बताओ भाई, क्या हो गया था उस टाइम, क्या मामला क्या है? ये मेरी माँ के, इसमें बात खत्म थोड़ी होती है। फिर बहुत से ऐसे सवालात हैं जो यकीनन आप भी जानना चाहते हैं। मैंने भी ये तस्दीक की कि आप लोग भाई उस टाइम कहाँ थे जब माँ को कत्ल किया, कोई रिपोर्ट कराई होगी, कोई पर्चा कराया होगा, चक्कर क्या था? आवाज ही बाहर नहीं निकाली, और 30 साल बाद अब आवाज बाहर निकल रही। तो सुनिए, बताते हैं हमारी माँ का नाम है मुमताज बेगम। अब मुमताज बेगम जो है हमारी वालिदा, 1982 में इन्होंने अंजुम नाम के आदमी के साथ शादी की। अंजुम एक बंगाली था। 1982 में इन्होंने निकाह किया, इनकी शादी हुई। हम 3 बहन भाई हैं, 3 बच्चे पैदा हुए। शाहजहान सबसे बड़ा भाई है, उसके बाद मैं हूं, मेरा नाम आसमा है, और हम दोनों से छोटा है रमजान जो तीसरे नंबर पर आता है। 10 साल ये शादी रही और 10 साल के बाद हमारी माँ को हमारे वालिद अंजुम ने छोड़ दिया और वापस बांग्लादेश चला गया। हमारी वालदा ने फिर फरीद आलम नाम के आदमी के साथ दूसरी शादी की 1993 में। हमारा दूसरा बाप फरीद आलम बहुत झगड़ा करता था हमारी माँ से और कहता था कि ये बच्चे जो हैं ये मेरे नहीं हैं, ये सौतेले। और हमारी भी कमबख्ती आई रहती थी, हमारी माँ की भी कमबख्ती आती थी, हमारी भी कमबख्ती आती थी, क्योंकि हम सौतेले बच्चे थे, उसके सगे तो थे नहीं। पुलिस ने पूछा उम्रें कितनी थी उस टाइम, तो कहती है रमजान सबसे छोटा था, रमजान उस टाइम 6 साल का था, मेरी उम्र 8 साल थी, और शाहजहान सबसे बड़ा है तो उसकी उम्र उस टाइम 10 साल थी। हम बाहर खेलने के लिए गए हुए थे तीनों बहन भाई। जब हम वापस आए तो हमने पूछा पापा मामा कहाँ पर है, मामा कहाँ पर है? तो पापा ने कहा तुम्हारी मामा अपने आशिक के साथ भाग गई है। हमने कहा ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा? हम हैरान हो गए, रोने लग गए जोर जोर से, मामा चाहिए मामा चाहिए। और फिर हमें इस बात के ताने दिए जाते थे पूरे मोहल्ले से, हमारे वालिद से, घर वालों से, रिश्तेदारों से कि हमारी माँ तो ख़राब औरत थी, वो किसी आदमी के साथ, आशिक के साथ भाग गई। यही कुछ सुनते सुनते हम जवान हो गए। बाप फरीद कहता था कि बेटा उसके पास एक थैला भी था, उसमें कपड़े थे, उसमें जेवर था और उसमें पैसे भी थे, और वो टैक्सी में बैठ के गई है, और उस टैक्सी में पहले से 2 आदमी भी बैठे हुए थे, तो 2 आदमियों के साथ तुम्हारी माँ भाग गई। हमें तो आज तक ये राम कहानी सुनाई गई। आज पता चला है कि हमारी माँ किसी के साथ नहीं भागी, हमारी माँ को तो इस आदमी ने कत्ल किया और घर के अंदर ही गाड़ दिया कि हमें पता ही ना चले। यही बताते रहे कि तुम्हारी माँ भाग गई, तुम्हारी माँ भाग गई, तुम्हारी माँ भाग गई। क्या उस टाइम कोई FIR, कोई रिपोर्ट, कोई गुमशुदगी कुछ करवाया था बच्चों? उस टाइम हम बहुत छोटे थे। हमने अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू FIR कराओ, पुलिस स्टेशन बताओ
تو ابو نے کہا میں نے سب کچھ بتایا ہے, اب تمہاری ماں بھاگ گئی ہے تو میں کیا بتاؤں سب کو. تو ہم چپ کر جاتے تھے. ہمارا کوئی ماموں نہیں ہے, اگر ہمارا کوئی ماموں ہوتا تو اس ٹائم ہماری ماں کا بیک اپ کرتا. ہمارا کوئی ماموں نہیں تھا. والد نے کیا کیا, کچھ عرصے کے بعد ہمارے والد نے ایک اور نکاح کیا. نکاح کر کے وہ اپنی بیوی کو لے کے وہاں چلے گئے اور ہمیں ہماری خالاؤں نے پالا. ہماری 2 خالائیں, انہوں نے ہمارا خرچہ, روٹی پانی, ذمہ داری قبول کی اور پھر انہوں نے ہمیں پالا. پولیس نے کہا ٹھیک ہے. پولیس نے ایڈریس ٹریس کیا, نمبر لیا اور سیدھا جا کے وہاں پر ریڈ کی. جب پولیس نے ریڈ کی تو ریڈ کے دوران اندر سے آنے والا شخص کہتا ہے کیا لینے آئے ہو یہاں. جواب پولیس دیتی ہے تمہیں, فرید عالم تمہیں, قاتل ہو تم. تو کہتا ہے یہ میرے ہاتھ میں پرچہ ہے, یہ ضمانت ہے میری, یہ بیل پیپرز ہیں, میں ضمانت پر ہوں, تم لوگ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی قانون کے مطابق اگر آپ کے پاس بیل آرڈرز ہیں تو آپ کو پولیس اریسٹ نہیں کر سکتی. اب یہ کیس یہاں پر کھڑا ہوا ہے, تازہ ترین صورتحال, اینڈ پوائنٹ میں نے آپ کو سب سنا دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عورت جو رہتی تھی اس کے ساتھ, اس کو قتل کیا, زمین کے اندر گاڑا اور سب کو یہ مشہور کیا کہ یہ تو گندی عورت ہے, یہ تو کسی آدمی کے ساتھ بھاگ گئی, اور یہ سمجھا کہ اب کسی نے مجھے کیا پوچھنا ہے, نا اس کا کوئی بھائی ہے, اس کے پیچھے آنے والا, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں, اور شادی کر لی دوسری. جناب 30 سال کے بعد معمہ کھل گیا اور پولیس اس پر کام کر رہی ہے. امید ہے کہ یہ بیل کی ڈیٹ تو آئے گی نا, کب تک کی ضمانت ہے, اس کے بعد پولیس اس کو اریسٹ کرے گی. جو میں نے آپ کو تمام کی تمام ڈیٹیلز بتائی ہیں, یہ ساری ڈیٹیلز پولیس اور فیملی کی جانب سے بتائی گئی ہیں, انہی کی سٹیٹمنٹس ہیں. اب فرید عالم بتائے گا پولیس کو جب تفتیش ہوگی یا معلومات دے گا کہ کیا کہانی ہے, کیا اسی نے قتل کیا ہے یا اس کے پاس کچھ اور قصہ ہے, کوئی اور داستان ہے. پولیس نے کرنی ہے تفتیش اور پولیس نے کرنا ہے اس کیس کو ٹریس کہ اصل قاتل کون ہے, سوالیہ نشان. تو ہر قاتل, ہر وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ قتل کر دو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ان کے لیے آج کا میرا یہ ویلاگ ایگزامپل ہے. 30 سال, 10 سال, 20 سال, 40 سال, 50 سال, قتل کھل جاتا ہے, قتل نہیں چھپتا, اپنے نشانات چھوڑتا ہے, اپنا ٹریک چھوڑتا ہے, اور پھر آپ اس کو ٹریس کرتے کرتے اس تک پہنچ جاتے ہیں. شکریہ.